हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की सीरीज में हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर 1 का पार्ट 3। अभी तक हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। चैप्टर 1 जो कि बताता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसीलिए थोड़ा लंबा चैप्टर है, हमें इसको पार्ट्स में करना पड़ा, लेकिन हमने सारी निटिग्रिटी से इस चैप्टर की समझ ली और आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम चैप्टर 2 पे मूव करेंगे। मेरे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं इन सब के PDF में टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी की। अभी तक हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस कर चुके हैं। हम एजाइल अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं, वाटरफॉल अप्रोच को हमने डिस्कस किया। आपने देखा किस तरह से गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे एक बोल्ड रिकवरी की बात की। हम बार बार उसके बारे में डिस्कशन करते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे सरकार ध्यान लाना चाहती है वो है फिस्कल बैलेंस। सरकार का कहना है इस सर्वे में कि जो गवर्नमेंट डेट है वो 2020-2021 में हाई रहा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब मैं टर्म यूज़ करता हूँ फिस्कल डेफिसिट, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का जो भी इनकम है और उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर है, जब आप उसको माइनस करते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, और अगर वो नेगेटिव में आता है, यानी गवर्नमेंट की जो भी रिसीट्स हैं और जो भी एक्सपेंडिचर है, अगर इसका जो समेशन आता है वो माइनस में आता है, तो इसका मतलब सरकार जो है वो घाटे में है। एक फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा आप यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। वित्तीय घाटा देखिए सरकार का हर बार रहता ही रहता है। बहुत कम गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो फिस्कल सरप्लस में चली जाती हैं, क्योंकि सरकारों का काम ही होता है निरंतर एक्सपेंडिचर करना। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्सपेंडिचर करती रहती है। नए नए वेलफेयर स्कीम्स में, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जॉब्स देने के टाइम पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो सरकार के खर्चे हमेशा रहते हैं। तो कहा जाता है कि सरकार की इनकम बनी रहनी चाहिए, तो खर्चे तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो दिखता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए। क्या वो फिस्कल डेफिसिट इक्वलेंट टू GDP होना चाहिए, 2% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। देखिए, इक्वलेंट टू GDP का मतलब तो एकदम सरकार जो है वो क्रैश, मतलब इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है। इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। इसको लेकर ना काफ़ी लंबे समय से देश में एक प्रॉब्लम चल रही थी। फिस्कल डेफिसिट 7-8% तक पहुंच जाता था। इसके लिए 2003 में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट लाया गया। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि देखो, फिस्कल डेफिसिट हाई है, 6.5% तक हम पहुंच गए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो वापस से अपस्टार्ट हो रहे हैं। हमने मतलब जो इनकम पहले 2019 में की थी उस तरह की इनकम मैच हो रही है। GST का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रही है, कह रही है कि हम 67% हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 67% रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब ये है कि हाँ, अब सरकार की जो इनकम है वो ऑन ट्रैक आ रही है। बजट एस्टिमेट की हम बात करें तो 9.6% पे हम यहाँ पे ग्रोथ को हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बॉयंसी, टैक्स बॉयंसी की हम बात करें, टैक्स बॉयंसी मतलब कितना टैक्स कलेक्शन ऊपर आया है, तो बॉयंसी काफ़ी हाई रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस की। इनफैक्ट 1 लाख करोड़ का GST कलेक्शन सरकार जुलाई 2021 से अचीव कर चुकी है। तो टारगेट सरकार के काफ़ी ज़्यादा अचीव हुए हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप 6 जनवरी की एक न्यूज़ क्लिपिंग देखेंगे तो उसमें सरकार ने इस बात को माना है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। ओमिक्रॉन के केसेस तब बढ़ रहे थे, तो सरकार को फिर से एक चिंता थी कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्या इकॉनमी फिर से रुक जाएगी। एक फियर था ओमिक्रॉन को लेके, अब वो फियर भी सरपास कर चुका है। तो मान के चल रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो लगभग 6.3-6.5% के बीच में ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP का 6.25 से 6.5% जो फिस्कल डेफिसिट है वो सरकार जो है एम कर रही है लाने के, मतलब कोशिश कर रही है सरकार की इतना ही इसके बीच में ही फिस्कल डेफिसिट बना रहा है। क्योंकि देखो, जब भी बात आती है रिकवरी की, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है, तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एंड ऐसे में जब भी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को राइज करती है, तो यानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम से आगे जा रही है। मतलब जितना 100 रुपये अर्न कर रही है, तो 106 रुपये सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है। सरकार ऐसा कह रही है, बहुत सरल शब्दों में हम समझे, कि हर 100 रुपये की अर्निंग पे सरकार 106 रुपये एक्सपेंडिचर जो है लेके आएगी, स्पेंड करेगी। तो क्योंकि सरकार 106 रुपये स्पेंड करेगी, तो आपको 6% का, 6.25% का, 6.5% का यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट दिखेगा। और ये गलत नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार कह रही है 2 साल लगेंगे, हम इसको वापस से FRBM वाले आंकड़ों पे ले आएंगे। अब क्योंकि हमने FRBM की बात की है, सर्वे में इसका मेंशन नहीं है, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो FRBM लाया कब गया था? 2003 में लाया गया था। ये लाया गया था फाइनेंशियल डिसिप्लिन को स्टैब्लिश करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। जैसे मैंने कहा, उस समय जो फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े थे 98-99 की बात करें, तो वो 9% तक पहुंच रहे थे, जो बिल्कुल भी फॉर्मिडेबल नहीं थे किसी भी अपकमिंग या फिर ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। अगर ये आंकड़े बढ़ते रहते, सरकार ज़्यादा मनी प्रिंट करती रहती, तो हो सकता है देश जो है
या देश की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर सकती थी, सरकार बैंकरप्ट हो सकती। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपने आप को एक स्टैट्यूटरी बाउंडेशन दे दिया। सरकार ने कहा कि हम हर साल अपना जो वित्तीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसे 3% से ऊपर नहीं ले जाएंगे। और हाँ, फिस्कल ग्लाइड की हम बात करेंगे तो 0.5% का हम यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे एक एक्ट ने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दिया सरकार को कि वो अपने फिस्कल स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, और आरबीआई को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि साथ ही साथ वो इन्फ्लेशन से डील भी करे। ये कहा गया कि सरकार जो है वो बोरो नहीं करेगी WMA रूट के अलावा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आरबीआई के अलावा सरकार कोशिश करेगी कि वो कहीं और से बोरो ना करें। अब यहाँ पे FRBM एक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे सरकार को मैंडेटरी बनाया गया, सरकार के लिए एक मैंडेट किया गया कि वो मिड टर्म या मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट लेके आए, जिससे हमें पता चले सरकार का घाटा कितना है। एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट लेके आए और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट लेके आए। तो बजट के साथ अब आपको ये 3 स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं 2003 के बाद से। सरकार जिसमें बताती है कि हम कितना ज़्यादा घाटा करने वाले हैं, अगर हमें और ज़्यादा करना पड़ रहा है तो उसके क्या रीजंस है, जैसे कि सरकार इस बजट में भी आपको बता चुकी है। यहाँ पे ये कहा गया कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, टैक्स रेवेन्यू है, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, वो परसेंटेज में प्रोजेक्ट की जाए, यानी सरकारी आंकड़े में बताया जाए कि कितना, परसेंटेज आंकड़े में बताया जाए कि कितना ये होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ की हम बात करें वो 46% कंट्री की जीडीपी के आसपास है, सरकार के पास इतना लोन है। जबकि पब्लिक डेट की बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टोटल स्टेट्स का जो है वो लगभग 68% तक पहुँच चुका है। यानी इन सब बातों को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। गवर्नमेंट को पता है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा या हमें इससे ज़्यादा जो है बोरोइंग अब नहीं करनी है। इनफैक्ट 2017 के बजट में हमारे तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस टारगेट को डेफर भी किया था। उन्होंने कहा 3% का टारगेट अचीव करना मुश्किल है, और उन्होंने 3.2% के टारगेट को लेने की या अचीव करने की बात की थी, क्योंकि ये टारगेट उस समय एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट के थ्रू आया था। तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 3% तो FRBM कहता है, हमें 3.2% के आसपास रहना है, हम इस आंकड़े को ज़्यादा बेटर मानते हैं। इनफैक्ट CAG ने सरकार को इसके लिए पुल अप भी किया था कि आप अपने टारगेट्स को डेफर कर रहे हैं। तो सरकार देखिए अभी भी डेफर कर रही है, डबल पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी सिचुएशन हम कहेंगे नॉर्मल नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, इसलिए सरकार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार जानती है कि कैलेमिटीज़ की वजह से हम एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पे बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो एग्जैक्टली यही कहा गया था कि FD यानी जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है और रेवेन्यू डेफिसिट है, वो अपने टारगेट्स को सरपास कर सकता है, प्रोवाइडेड कोई नेशनल सिक्योरिटी हो, कोई कैलेमिटी हो, एक्सेप्शनल ग्राउंड्स हो। अच्छा, ऐसे में एक टर्म यूज की जाती है फिस्कल ग्लाइड पाथ, इसको आप एस्केप क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पे बजट 2020 में कोविड आने से पहले ही सरकार 0.5% का फिस्कल जो है अपना ग्लाइड पाथ ले चुकी थी। इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में सरकार अपने आंकड़ों को या फिर सरकार अपने टारगेट्स को ब्रीच कर सकती है अप टू 0.5%। यानी लेट अस से 3.2%, 3.3% अगर गवर्नमेंट का टारगेट है तो 3.8% तक कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो, ठीक है, फिस्कल सिचुएशन खराब हो, सरकार के रेवेन्यूज़ के कलेक्शन खराब हो, तो सरकार ये जो है इस शॉर्टफॉल को यहाँ तक, या फिर रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने पर यहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसको हम कहते हैं एस्केप क्लॉज, FRBM एक्ट में दिया हुआ, याद रखिएगा एस्केप क्लॉज। अच्छा, इस सर्वे में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इतना ही था इस पर्टिकुलर डेफिसिट को लेकर। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बार बार सरकार कह रही है फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा किया है, तो हमने भी देखा स्टॉक मार्केट कहाँ पहुँच गई। FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई रहा। इसका रीज़न कहीं ना कहीं एक भारत की ल्यूक्रेटिव मार्केट को कहा जाता है कि भारत की जो मार्केट अपकमिंग है, हमारी स्टॉक मार्केट अब कम्पीट कर रही है ईस्टर्न स्टॉक मार्केट्स के साथ, जो एक समय में चाइना की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही थी, यूरोपियन मार्केट्स प्रोवाइड करती थी। आज वो ल्यूक्रेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या सिंगापुर की स्टॉक मार्केट की बात करें, वो ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स जो हैं हमारी स्टॉक मार्केट यहाँ पे दे रही है। और साथ ही साथ आपने देखा, यूरोप की हम बात करें, हम US की बात करें, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हो चुके थे कि जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ से पैसा उठा के मार्केट से, बैंक से इंटरेस्ट रेट पे भारत में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि भारत में 10% तक रिटर्न जो है पिछले 1 साल में हमने देखे हैं। तो इसी के चलते आपने पीक देखा, 62,000 के आसपास का पीक आपको यहाँ पे सेंसेक्स पे मिला, निफ्टी पे पीक मिला, तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा पीक, इनफैक्ट अब तो काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो ये जब सर्वे कह रहा था कि इस तरह का पीक जो है वो हम अचीव कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमारी मार्केट्स हैं बहुत इस समय ल्यूक्रेटिव बन चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आगे बात की गई है सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की। सप्लाई साइड में सरकार कह रही है हमने रिफॉर्म्स किए हैं,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, एक सप्लाई पुल इन्फ्लेशन होती है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन आती है। सरकार कह रही है कि हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है प्रोसेस को न्यूमरस सेक्टर्स में। हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इश्यूज को हटाया है, प्राइवेटाइजेशन किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए हैं, मतलब हमने सप्लाई साइड बूस्ट करने की बात की है। कंपनीज को कहा, इंडस्ट्रीज को कहा आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करो, हमसे टैक्स बेनिफिट्स लो, क्योंकि जब आप सप्लाई बढ़ाओगे तो मार्केट की डिमांड पूरी होगी, प्राइसेस नीचे रहेंगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर भी वो बनेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी आपकी डेवलप होंगी, आप बाहर भी एक्सपोर्ट्स कर पाओगे और डॉलर अर्निंग भी भारत के लिए हो पाएगी। तो इस कोविड-19 के रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रखी। सबसे पहले सरकार ने कहा कि जो भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और जो भी सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स हुए हैं उनको हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे स्पेस, ड्रोन, जियो स्पेशल, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, प्रोसेस रिफॉर्म्स, इन सब में सरकार जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब में सरकार जो है हेल्प करेगी। साथ ही साथ रिजिलियंट बनाएंगे अपनी इकोनॉमी को। कैसे बनाएंगे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में पब्लिक टॉयलेट्स, टैप वाटर फैसिलिटी, आवास योजना जैसी चीज़ें जो हैं पुअर को दी जाएंगी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस जैसे आपने देखा सरकार ने अनाउंस किए थे 2020 में, उसके तहत हम बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स में हम बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल बिहेवियर दिखाएंगे, जिससे हमारे फॉरेन ट्रेड बढ़ने से हमारे डॉलर अर्निंग्स बढ़े। अब रिफॉर्म्स में जैसे इंडस्ट्रीज के केस में बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म में बताया गया है कि कैसे हमने प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज दी है 13 सेक्टर्स को। आप यहाँ पे सेक्टर्स पढ़ सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स को मिली है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पीछे से लगने वाला टैक्स, बैकडेट से लगने वाले टैक्स को रिपील किया गया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हम प्रमोट कर पाएँ। बीपीओ की बात करें तो लिबरलाइज्ड फ्रेमवर्क सरकार लेके आई है। यहाँ पे जितना भी फॉरेन बीपीओ है या डोमेस्टिक बीपीओ के बीच का जो स्पेशलाइजेशन था, उसके बीच का जो एक डिस्टिंक्शन था वो रिमूव कर दिया गया। यानी फ़ायदा यही दिया गया है कि आप बीपीओस जो हैं इंडिया में आके लगाइए और अर्निंग्स कीजिए। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की बात यहाँ पे सर्वे कर रहा है। सरकार कह रही है हमने रैशनलाइजेशन कर दिया है एजीआर को। एजीआर को लेके आपने देखा बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, उसके बाद फिर जो टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर देना पड़ा। तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो है हम उसको एक्सक्लूड करेंगे एजीआर से। यानी हम टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं, बैंक गारंटीज़ को रेशनलाइज कर रहे हैं, हम वापस से इन कंपनीज को कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज जो हैं वो बढ़ते डिजिटल भारत का हिस्सा बने, जिससे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़े, कंपनीज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज चीपर प्राइसेस पे दे पाएँ। आइडिया यहाँ पे यही है कि इस टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली ना बना पाएँ कोई भी कंपनी। स्पेक्ट्रम चार्जेस को लेकर सरकार कह रही है कि हम उसको भी रेशनलाइज करेंगे। प्रोसेस रिफॉर्म्स यहाँ पे की कह रही है सेल्फ केवाईसी, ठीक है, जल्दी लाइसेंसेस देना, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर स्पेक्ट्रम के लिए हम एक कैलेंडर फिक्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम सेल होगा, कोई भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात सरकार कह रही है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हम अपनी बेटर करेंगे, जिससे कि प्रोक्योरमेंट जो है वो बेटर हो पाए और फाइनली उसका जो सॉल्यूशन है वो बेटर हो पाए। एविएशन सेक्टर के लिए ड्रोन रूल्स लेके ही आए थे। आपने देखा किस तरह से हमने ड्रोन रूल्स में लिबरलाइजेशन किया है, जिससे ड्रोन पॉलिसी जो अब आई है उससे फर्दर ड्रोन्स की इन्वेस्टमेंट में, ड्रोन की यूटिलाइजेशन में, ड्रोन से होने वाले बेनिफिट्स को उठाया जा सके। फाइनेंशियल सेक्टर में सरकार कह रही है कि रिफॉर्म्स लेके हम डिपॉजिट इंश्योरेंस में 5 लाख पर डिपॉजिटर पर हम ले गए हैं। क्या होगा, जो हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट है उसमें 5 लाख तक का जो पैसा आपका बैंकों में पड़ा है वो सेफ है। साथ ही साथ इकोसिस्टम को, एनबीएफसीज को बेटर करने की बात की जा रही है। एमएसएमईज के लिए कोई भी डिस्टिंक्शन जो था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रिमूव कर दिया गया है। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने की बात की है। जियो स्पेशल सेक्टर में लिबरलाइजेशन की बात की है, रिमोट सेंसिंग को बेटर करने की बात की गई है, ड्रोन मैपिंग को बेटर करने की बात की गई है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है डिसइन्वेस्टमेंट। न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी और एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन आपने हाल ही में देखा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकार लाने की बात कर रही है, जिसमें 6 लाख करोड़ का सरकार जो है वो अगले 4 साल में एसेट सेल करेगी, मोनेटाइज करेगी और उस पैसे को यूज़ करेगी देश के इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। सोशल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, हर तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी आता है चारों लेबर कोड्स को नोटिफाई कर दिया गया है। ये बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस में दिखेंगे। डिफेंस के केस में कॉर्पोराइजेशन होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से होने वाले जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए जाएंगे। कॉर्पोराइजेशन मतलब कॉर्पोरेट कल्चर पर वो काम करेंगे और सरकार को रेवेन्यू अर्न करके देंगे।
डिफेंस सेक्टर में 74% की आपने देखा ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई और 100% गवर्नमेंट रूट से एफडीआई लाई गई है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया था हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। सरकार कह रही है हमने अजाइल अप्रोच को अपनाया। अजाइल अप्रोच हमने डिस्कस की क्या थी कि हम फीडबैक लूप बनाएंगे, अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी समय समय पे चेंज करेंगे। ऐसा नहीं जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी, पॉलिसी का टाइम खत्म हो जाएगा तभी हम उसमें चेंज लेके आएंगे। तो ये डिफरेंस था अजाइल अप्रोच और वाटरफॉल अप्रोच का। सरकार कह रही है हमने 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बनाए हैं। कौन कौन से हैं? चाहे वो AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड हो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड हो, 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स हो, उसके बाद आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम हो, एटीएम विड्रॉल्स हो, डेली टोल कलेक्शन हो, सारी चर्चा हम कर चुके थे, नरेगा की पेमेंट्स हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, बैंक क्रेडिट हो। ठीक है, तो इस तरह से सरकार ने ये 80 हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बनाए हैं जिसके तहत सरकार टाइम टू टाइम पॉलिसी रिस्पॉन्स पढ़ेगी, फीडबैक पढ़ेगी, मैकेनिज्म्स पढ़ेगी और अकॉर्डिंगली जो है अपने पॉलिसीज़ को चेंज करेगी। उसमें डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है, ई वे बिल जनरेशन है, तो उससे पता चल जाएगा कितना ई वे बिल जनरेट हो रहा है, इंटर सिटी ट्रेड कितना हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड कितना हो रहा है, इंटर सिटी ट्रेड कितना हो रहा है और फाइनली हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 80 इंडिकेटर्स हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि 80 इंडिकेटर्स से किस तरह से भारत सरकार जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली हमारे एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है और पीपल ओरिएंटेड और इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसीज़ लेके आ रही है। तो यही था चैप्टर 1 में, थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात की गई थी। अब इंडिविजुअल चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सेक्टर्स में क्या क्या रिस्पॉन्स सरकार ने देखे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।